हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 14 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI के नए प्रेसिडेंट यानी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो रिसेंटली सुभाष कामत जी ASCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, ये हैं सुभाष कामत यही अब ASCI के नए अध्यक्ष होंगे। सुभाष कामत ने किसको रिप्लेस किया है? तो रोहित गुप्ता को रिप्लेस कर दिया है। रोहित गुप्ता को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ASCI की बात करें, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, 1985 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अब सुभाष कामत इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान कितनी रहेगी? तो मूडीज के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2020-21 में रहेगी 11.5% माइनस का, तो माइनस 11.5% रहेगी अकॉर्डिंग टू मूडीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान इंडिया की GDP 11.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो आप देखिएगा, मूडीज ने कहा है इंडिया की GDP इस फिनेंशियल ईयर माइनस 11.5% रहेगी। बाकी डिस्कस कर लेते हैं। ये माइनस 8.9% ये RBI ने अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा है, तो RBI का ये हो गया। माइनस 9.0% ये फिच ने कहा है। फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि इंडिया की फिनेंशियल ईयर 2021 में GDP ग्रोथ रेट माइनस 9.0% रहेगी। 9.5% माइनस का ये किसने कहा है? क्रिसिल ने कहा है कि 9.5% नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा केयर करके एक रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि इंडिया की GDP माइनस 8 से लेकर माइनस 8.2% रहेगी फिनेंशियल ईयर 2021 में। तो ये आप सभी का नोट कर लीजिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं कोई भी। इसके अलावा एक सिर्फ बचता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्होंने फिनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए GDP का डाटा जारी किया था। अकॉर्डिंग टू NSO, इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में माइनस 23.9% के आसपास ग्रोथ रेट रही। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के CP ग्राम पोर्टल से लिंक करने वाला इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी कौन बन गया है? तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के CP ग्राम पोर्टल से खुद को लिंक कर दिया है। एक्चुअली जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी ने, उन्होंने पहली बार इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। क्या? इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में पहली बार लॉन्च किया गया है मनोज सिन्हा द्वारा। तो क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के CP ग्राम पोर्टल से लॉन्च कर दिया गया है। तो आप देखिएगा, इसी के साथ जम्मू कश्मीर इंडिया की पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है जो CP ग्राम पोर्टल से लिंक हो गई है। CP ग्राम मतलब देखिए, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये है CP ग्राम्स का फुल फॉर्म। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं, जिसको जितेंद्र सिंह जी देख रहे हैं, उसी के अंतर्गत CP ग्राम स्थापित किया गया था। कोई भी अपनी कंप्लेन किसी भी तरीके की रजिस्टर कर सकता है। 2007 में CP ग्राम बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, और इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है जो CP ग्राम पोर्टल से लिंक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सैनिटेशन वर्कर्स के लिए यानी सफाई कर्मचारियों के लिए गरिमा स्कीम लॉन्च की गई है? रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने गरिमा स्कीम लॉन्च की है, जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए। पर्पस क्या है? देखिए, उनकी फिनेंशियल कंडीशन का ध्यान रखा जाएगा और उनकी इकोनॉमिक सेफ्टी इंश्योर की जाएगी। तो गरिमा स्कीम जो सोशल वर्कर्स हैं या फिर सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लॉन्च की गई है ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा, ताकि उनकी इकोनॉमिक सेफ्टी इंश्योर की जा सके। गरिमा स्कीम के लिए जो ओडिशा गवर्नमेंट है उसने अभी स्टार्टिंग में 50 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। आप देखिएगा, आप मैप में देख सकते हैं, ये है ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा ही गरिमा स्कीम लॉन्च की गई है। इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, जिसका नाम है चिल्का लेक, वो ओडिशा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया, डिस्कस करते हैं। पहले हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। ये देखिए, ये हैं रघुवंश प्रसाद सिंह।
आरजेडी पार्टी के सांसद थे। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। तो बिहार का जो वैशाली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से ये सांसद थे रघुवंश प्रसाद सिंह। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो आप देखिएगा आरजेडी पार्टी के बिहार वैशाली से सांसद थे रघुवंश प्रसाद सिंह। रिसेंटली इनका निधन हो गया। सेकंड कौन है? डायना रिग। डायना रिग, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। ये डायना रिग हैं, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी, जिन लोगों ने उनको पता होगा। ये ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं डायना रिग। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो आप दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने अपने फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन के लिए इंडिया के किस एक्टर को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, यानी एक तरह से सेलिब्रिटी एम्बेसडर बनाया है। तो रिसेंटली यूनिसेफ ने अपने फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन के लिए आयुष्मान खुराना को इंडिया से सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। ये देखिए, ये हैं आयुष्मान खुराना जी। यूनिसेफ ने इनको अपना एम्बेसडर यानी सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन के लिए। फॉर एवरी चाइल्ड, ये देखिए चिल्ड्रन राइट्स के लिए यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया एक कैंपेन है। अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो फेमस फुटबॉलर, नाम क्या है उनका? डेविड बैकहम। डेविड बैकहम ग्लोबल लेवल पर फॉर एवरी चाइल्ड के एडवोकेट हैं, जबकि इंडिया के लेवल पर आयुष्मान खुराना जी यूनिसेफ के फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन के एम्बेसडर यानी सेलिब्रिटी एडवोकेट हैं। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में हेड कौन है इसके? हेनरिटा एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत श्री हरमिंदर साहिब के लिए फॉरेन ग्रांट लेना अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए आप बताना है श्री हरमिंदर साहब किस स्टेट में है। तो श्री हरमिंदर साहब, अगर मैं दूसरा नाम लिखता तो आप आसानी से गेस कर लेते। गोल्डन टेम्पल यानी अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसको कहते हैं श्री हरमिंदर साहब। ये पंजाब में स्थित है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत अब श्री हरमिंदर साहब के लिए फॉरेन ग्रांट का अप्रूवल दे दिया है। देखिए, किसी भी मंदिर या मस्जिद को अगर फॉरेन ग्रांट चाहिए तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगले 5 वर्ष तक के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। अब गोल्डन टेम्पल में कोई भी फॉरेनर जो है ग्रांट दे सकता है। देखिए, श्री हरमिंदर साहब अकाल तख्त से यहीं पे है, गोल्डन टेम्पल इसका दूसरा नाम है। नया क्वेश्चन देखते हैं, RBI गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक बैंक को CCO अपॉइंट करना कंपलसरी है, यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना सभी बैंकों के लिए कंपलसरी है। आपको बताना है RBI की गाइडलाइंस के अनुसार जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसका मिनिमम टेन्योर कितना रहेगा। RBI की गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम टेन्योर रहेगा 3 ईयर्स। जितने भी बैंक CCO यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करेंगी वो मिनिमम 3 वर्ष के लिए नियुक्त करूंगी। देखिए, जो CCO होगा वो रिस्क मैनेजर का काम करेगा सभी बैंकों में। RBI ने कह दिया है कि मिनिमम 3 वर्षों के लिए इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए किसी भी बैंक में। खास बात क्या है, कोई भी विजिलेंस केस अगर पेंडिंग है किसी भी पर्सन के खिलाफ तो वो CCO नहीं बन सकता है। तो आप याद रखिएगा 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने किस अफ्रीकन कंट्री के साथ पहली बार ज्वाइंट कमीशन मीटिंग यानी संयुक्त आयोग मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। तो इंडिया अंगोला के बीच में फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है। इंडिया अंगोला फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग, आप याद रखिएगा। डिस्कशन क्या हुआ? मैरीटाइम एक्सरसाइज पे, एग्रीकल्चर पे, फिशरीज पे, कई सारी बातों पे डिस्कशन हुआ। आपको जानने की जरूरत नहीं है। अंगोला की बात करें तो ये लगभग वेस्ट अफ्रीका में, सदर्न वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है अंगोला। कैपिटल क्या है? लुआंडा। लुआंडा इसकी कैपिटल है। करेंसी है क्वांजा, KWANZA। क्वांजा इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? जो आबो लेरेंको। जो आबो लेरेंको इसके प्रेसिडेंट हैं। जो अपना गेल है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये अंगोला से लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट कर रहा है। तो आप देखिएगा इंडिया अंगोला फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग हुई है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आसरा स्कीम लॉन्च की गई है? देखिए, इस स्कीम का पूरा नाम है YSR। अगर मैं YSR लगा देता तो आप आसानी से पता कर लेते। YSR आसरा स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, जितने भी आंध्र प्रदेश के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्होंने जो भी लोन लिया है उस लोन को कैसे माफ़ किया जाए इसके विषय में ये स्कीम काम करेगी। तो आप याद रखिएगा YSR आसरा स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा, जो लगभग 7 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें
तो क्यों चर्चा में है? उईपथ करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अपने यूथ को स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उईपथ सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। उसके अलावा एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा नीदरलैंड के साथ MOU साइन किया गया है। नया क्वेश्चन है, जिज्ञासा प्रोग्राम पर वेबिनार किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो जिज्ञासा प्रोग्राम पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए CSIR की एक बॉडी है CMERI, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CSIR की एक बॉडी है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी के द्वारा जिज्ञासा प्रोग्राम पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया। पर्पस क्या था? साइंस और रिसर्च का कोविड-19 को कॉम्बैट करने में कैसे यूज किया जाए, यानी कैसे इंटरवेंशन किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोविड-19 को कॉम्बैट करने पर, इस पर डिस्कस किया गया। बात करते हैं जिज्ञासा प्रोग्राम की। जिज्ञासा प्रोग्राम 2017 में लॉन्च किया गया था। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिज्ञासा प्रोग्राम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। लेकिन KVS के साथ मिलकर, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके साथ मिलकर जिज्ञासा प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है। पर्पस क्या है? जिज्ञासा प्रोग्राम स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है। आपने देखा होगा इसरो में कई सारे हमारे स्टूडेंट्स गए थे, जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत ही गए थे। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे किस डेट को ऑब्जर्व किया गया इस बार? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस इस बार 12 सितंबर यानी 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। तो 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ऑब्जर्व किया गया। देखिए कोई इसकी फिक्स डेट नहीं है। फिक्स क्या है? सितंबर मंथ के यानी सितंबर मंथ के सेकंड सैटरडे को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। फर्स्ट एड डे, इसकी लाइफ सेविंग में क्या इंपॉर्टेंस है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। भाई का मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पहले फर्स्ट एड करवाया, बहुत डैमेज हुआ, हेड इंजरी हुई थी तो पहले फर्स्ट एड करवाया, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग रुक गई। बाद में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया। तो फर्स्ट एड का लाइफ सेविंग में बहुत बड़ा महत्व है। इसके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए सितंबर मंथ के सेकंड सैटरडे को वर्ल्ड फर्स्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंडियन यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने नेस्कॉम के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडियन यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड स्किलिंग प्रोवाइड की जा सके। फ्यूचर का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टाइम है। तो उसके विषय में इंडियन यूथ को स्किल प्रोवाइड करने के लिए नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है। ये नेस्कॉम क्या है? नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। 1988 में नेस्कॉम स्थापित हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही यूबी प्रवीण नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। यहाँ पे देखिएगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हैं, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने 5G टेक्नोलॉजीज पर काम करने के लिए कितनी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो रिसेंटली इंडिया ने 2 कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये मिलकर 5G टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगी। 2 कंट्रीज कौन है? US एंड इजराइल। तो इंडिया, US और इजराइल, इन तीनों कंपनी ने डिसाइड किया है कि 5G टेक्नोलॉजीज पे साथ मिलकर काम करेंगी, क्योंकि चाइना जो काम कर रही है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वाला नहीं है। तो इंडिया, USA और इजराइल अब साथ मिलकर काम करेंगी 5G टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में। इजराइल की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है। ओफेक 16 ये इजराइल का एक स्पाइंग सैटेलाइट है। साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट ने वाटर मैनेजमेंट के लिए इजराइल के साथ पार्टनरशिप की है। आप देखिएगा। बाकी आप सभी को पता है इजराइल की संसद का नाम क्या है? क्नेसेट। देखिए नेसेट है लेकिन के से स्पेलिंग शुरू होती है, नॉलेज जैसा। तो आप देखिएगा। करेंसी क्या है इजराइल की? सिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया का 13th एडिशन फरवरी 2021 में येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर ऑर्गेनाइज होगा। आपको बताना है येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन किस सिटी में स्थित है? तो येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन स्थित है बेंगलुरु में। हर बार की तरह इस बार भी जो एरो इंडिया इंडियन एयरफोर्स का एक शो होता है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। देखिए हर वर्ष बोल गया हूँ मैं, हर 2 वर्ष पे होता है एरो इंडिया शो। इस बार 13th एडिशन होगा 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में। कहाँ पे? येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन
बेंगलुरु में, आप इतना याद रखिएगा। जब से आपका ये एरो इंडिया शो स्टार्ट हुआ है 1996 से, तब से लेकर आज तक हर बार सिर्फ येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर ही ऑर्गेनाइज किया गया है, हर 2 वर्ष में। ये एक बाई एनुअल इवेंट है, आप इतना याद रखिएगा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इसको ऑर्गेनाइज करता है। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इसकी डेट अनाउंस की है। जो एरो इंडिया शो है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, आप याद रखिएगा। और येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AMU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो AMU को 1920 में स्थापित किया गया था। देखिए 9 सितंबर 1920 को AMU की स्थापना हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। रिसेंटली 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी स्थापना के, इसलिए ये चर्चा में था। याद रखने वाली बात क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना आपको याद रखनी चाहिए कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था। क्या? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था 1875 में। वही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया था। तो सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कल्चरल मिनिस्टर्स की 17th मीटिंग हुई है। आपको बताना है इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो SCO कल्चरल मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। ये प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, ये इंडिया के टूरिज्म मिनिस्टर और कल्चरल मिनिस्टर दोनों हैं। रिसेंटली SCO की कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 17th, इसमें इंडिया को इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया है। SCO की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट बात है इसका हेडक्वार्टर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ना कि संघाई में। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल मेंबर इस समय कितने हैं SCO में? 8 मेंबर हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में दोनों मेंबर बने थे। लास्ट मेंबर इंडिया ही, आप देखिएगा। इस समय इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो SCO के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPFT इनके द्वारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए या फिर सैनिटाइज करने के लिए 2 डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डेवलप किए गए हैं। आपको बताना है IPFT इंडिया के किस सिटी में स्थित है? तो IPFT स्थित है गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है IPFT का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 1991 में IPFT की स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत कार्य करता है, यानी DV सदानंद गौड़ा जिसके मिनिस्टर हैं। रिसेंटली IPFT द्वारा 2 डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डेवलप किए गए हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को माइक्रो ऑर्गन जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, इनसे डिसइंफेक्ट करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। तो आप याद रखिएगा IPFT गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, ये है इसका फुल फॉर्म। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।